सो वेलकम दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं MMPC 011 सोशल प्रोसेसेस एंड बिहेवियरल इश्यूज का दिसंबर 2023 का पेपर। अच्छा, ये एकमात्र पेपर मैंने ऐसा देखा जो 2 सेक्शंस में आया था, जिसमें कि सेक्शन 1 में से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे और सेक्शन 20 का कंपलसरी था जो पैसेज के फॉर्म में आया था। तो मैं सेक्शन 20 में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग पेपर का लिंक में डाल दूंगा दिसंबर 2023 का, वो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो और पेपर देख सकते हो। पैसेज मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया, मैंने सिर्फ सेक्शन ए के 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके यहाँ पे डिस्कस किए हैं, क्योंकि सेक्शन बी जो है वो आप ना पढ़ पढ़ कर ही आपने करना है, पैसेज बनाने हैं, उसमें से आंसर्स फाइंड आउट करने, तो वो मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो इजी वे है करने का, सारे आंसर्स आपके सामने होते तो खुद निकाल लोगे आप। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट मॉडल्स टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जून 2023 में, हम यहाँ भी पढ़ लेते हैं। चलो, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब है कि एक कंपनी के अंदर लोग, ग्रुप्स और उसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, और इस नॉलेज का यूज करके हम ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स चीज को समझने के लिए कई मॉडल बनाए गए हैं, हर मॉडल एक अलग नजरिया देता है। ठीक बात है, तो हम पढ़ते हैं। पहला हमारा जो मॉडल होता है ऑटोक्रेटिक मॉडल। ये पावर और अथॉरिटी पर बेस्ड रहता है। इसमें बॉस के पास सारी ताकत होती है और एम्प्लॉयज से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बिना सवाल किए ऑर्डर्स फॉलो करें। ठीक है, ऑटोक्रेटिक यानी जिसे कहते हैं ना राजा वाला जो शासन होता है, उस तरीके का होता है। मैं मोटा मोटी ज्यादा नहीं बता रहा, इंग्लिश नहीं पढ़ रहा, क्योंकि इंग्लिश पढ़ के तो आप भी पढ़ सकते हो। मेरा जो आपका समझाने का पर्पज है वो है कि आप इसकी कोर एसेंस को समझें। ठीक है, तो हमारे किस तरीके से होते हैं, 2 मॉडल्स होते हैं, ओबी के ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के, ऑटोक्रेटिक जहां पे राजतंत्र, और दूसरा है हमारा कस्टोडियल मॉडल। तो कस्टोडियल मॉडल को समझते क्या होता है, ये ऑटोक्रेटिक से थोड़ा बेहतर मॉडल होता है। इसमें फोकस एम्प्लॉयज को इकोनॉमिक रिसोर्सेस और सिक्योरिटी देने पर होता है। ठीक है, यहाँ पे राजतंत्र नहीं, यहाँ पे थोड़ा एम्प्लॉयज के बारे में, वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है। कंपनी एम्प्लॉयज को खुश और लॉयल रखने के लिए फायदे और वेलफेयर प्रोग्राम्स देती है, जैसे अच्छी सैलरी, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान एटसेट्रा। सोच यह है कि अगर एम्प्लॉयज को सब कुछ मिलेगा तो वो खुश रहेंगे और प्रोडक्टिव होंगे। ठीक बात है। और फिर है सपोर्टिव मॉडल। नेक्स्ट अप इज द सपोर्टिव मॉडल। तो सपोर्टिव मॉडल को थोड़ा समझते हैं। ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स और लीडरशिप की तरफ से एक बड़ा कदम है। इसमें सिर्फ बेनिफिट्स देने के बजाय एक पॉजिटिव और एनकरेजिंग वर्क एनवायरनमेंट बनाने पर जोर दिया जाता है, जहां मैनेजर सिर्फ बॉस नहीं बल्कि फैसिलिटेटर्स की तरह काम करता है। यहाँ पे भाई बंदों की बातों को ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ लेना, ठीक है, अपनी बातें रख पाने की एक क्या नाम है एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, इस तरीके का होता है। सपोर्टिव, नाम समझ में आ रहा होगा ना, सपोर्टिव, सपोर्ट करना। ठीक है, अब इसके बारे में आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ लेना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने आपको मोटा मोटी एसेंस दे दिया इसका हिंदी में। ठीक है, फिर है आपका कॉलिगियल मॉडल। सपोर्टिव मॉडल से भी आगे है कॉलेगियल मॉडल। ये एम्प्लॉयज के बीच पार्टनरशिप और टीम वर्क की स्ट्रॉन्ग फीलिंग डेवलप करता है। कलीग्स, कलीगियल मतलब होता है कलीग्स मिलकर, यानी जैसे कहते हैं ना हमारा ये ऑफिस नहीं हमारा घर है, हम एक परिवार है, इस तरीके की बात होती है। कहीं कहीं बन जाता है यार कॉलिग्स, हर कोई कॉलिग्स की तरह नहीं होते, कुछ होते हैं रिश्ते अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, आप किसी को भाई मानते हो, किसी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो, वो थोड़ा सा एक बॉन्ड होता है, कहते हैं ना बंदा बंदे से मिल जाता है, तो वाली बात है। कलीग्स को एक कॉमन गोल देना, उनके साथ मिलकर पार्टनर्स की तरह काम करना, उनको थोड़ा ई शॉप्स वगैरह देना कि भाई हिस्सेदारी भी आपकी इस कंपनी में, अगर ये कंपनी ग्रोथ करेगी तो आप भी ग्रोथ करोगे। होता है, बहुत सारी चीजें होती है। आप किसी को अच्छा फील करवाइए ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए, ताकि वहां से वो जाना ना चाहे जल्दी, वो वहां पर खुश रहे, या जितना भी टर्नओवर वो वहां पे काम करे वो कम से कम उसे अच्छे वे में याद रखे। तो वो होता है कॉलिगियल मॉडल। फिर है हमारा सिस्टम मॉडल। एक मॉडर्न सोच है सिस्टम मॉडल। ये कोई सिंगल रिजिड मॉडल नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह देखने का
तरीका है। ये मानता है कि ऑर्गेनाइजेशन अकेले नहीं होते बल्कि अपने बाहरी माहौल, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, इकोनॉमी, सोसाइटी एक्सेट्रा से प्रभावित होते हैं और उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग पार्ट्स, डिपार्टमेंट, टीम, इंडिविजुअल्स का कलेक्शन मानते हैं जो कॉमन गोल्स अचीव करने के लिए एक साथ काम करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सिस्टम क्या है? हम हर एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, सिस्टम पाड़ देंगे। समझ में आ रही है? यही चीज है। तो कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, कंक्लूजन इंग्लिश में पढ़ा देता हूं। दीज मॉडल्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्स वेज ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑपरेट एंड हाउ ह्यूमन बिहेवियर विद इन देम इज शेप्ड। ठीक बात है। ये मॉडल्स हमें बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितने अलग अलग तरीकों से ऑपरेट कर सकते हैं और उनके अंदर ह्यूमन बिहेवियर कैसे शेप होता है। ठीक, अब आप लोग इसे पॉज कर करके अपना इसकी इंग्लिश को रीड आउट कर सकते हो अगर आपको थोड़े वर्ड्स चाहिए आर्टिकुलेट करना है। मैंने इसका आपको एसेंस बता दिया है। ठीक, चलो क्वेश्चन सेकंड डिस्कस करते हैं इसी के साथ। तो क्वेश्चन सेकंड है हमारा, डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, गिव एग्जाम्पल। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पर्सनैलिटी के बारे में पिछले जून 2023 में बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से भी जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ। पर्सनैलिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बिहेवियर पर बहुत बड़ा असर होता है। सोचो जैसे हर इंसान अलग होता है, वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी उसे एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करने, कलीग्स के साथ इंटरेक्ट करने, स्ट्रेस हैंडल करने और लीडरशिप करने में हेल्प करती है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स को समझना बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे उन्हें हायरिंग, टीम बनाने, लीडरशिप और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने में, बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। पर्सनैलिटी ट्रेट को समझने के सबसे वाइडली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क है बिग फाइव, जिसका अक्सर हम बोलते हैं ओशन। ओशन के नाम से करते हैं। तो ओ से क्या आता है? ओपननेस। ठीक है। सी से हमारा आता है कॉन्शियसनेस। ई से हमारा आता है एक्स्ट्रावर्जन। ए से आता है एग्रीबलनेस। एन से आता है न्यूरोसिटिज्म। ठीक है, ओशन से याद रखना है इसके, ओशियन, ताकि आपको याद रहेगा। OCEAN, ये हमारे बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रैट्स होते हैं। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है ओपननेस, नए अनुभव के प्रति खुलापन। आप कितना किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, नई चीजों के लिए आप कितना प्रोएक्टिवली उसको अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहते हो। बहुत सारे लोग देखे हुए जो नई चीजों को देखकर ना थोड़ा ऊब जाते हैं कि अरे यार ये क्या है, नई चीज ले आए। नहीं, आपने नई चीज देखी है, आप ये सोचिए कि नई लर्निंग है और उसको एक्सेप्ट कीजिए, यही सबसे अच्छा तरीका है। ये ट्रेड बताता है कि एक इंसान नए आइडियाज, एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी के प्रति कितना खुला हुआ है। जिन लोगों में ये ट्रेड ज्यादा होता है वो क्यूरियस, इमेजिनेटिव, इंसाइटफुल होते हैं और वैरायटी पसंद करते हैं। वो अक्सर क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं और चेंज को अपनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पे कैसा असर पड़ेगा भाई? अगर आप ओपननेस, आपके एम्प्लॉय ज्यादा ओपननेस के लिए रेडी है तो आप नए नए तरीके ला सकते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और ऑन द अदर हैंड, अगर आपके एम्प्लॉयज ओपननेस के लिए तैयार नहीं है, बहुत रिजिड है अपने काम को लेकर, तो आपकी नई थिंकिंग को वहीं पर मर जाएगी पहले, क्योंकि लोग उस पर काम ही नहीं करना चाहते, इंप्लीमेंट ही नहीं होना चाहते। अब है फिर कॉन्शियसनेस, कर्तव्य निष्ठा या जिम्मेदारी। समझ में आ रहा है? कॉन्शियसनेस, आप कितने जिम्मेदार हैं। एक आदमी होता है ना जो आपको उसको बोलना नहीं पड़ता है कि ये काम खत्म कर दे, आपने उसे काम दिया, वो अपना टाइमली खत्म करके उसको आपको सबमिट कर देता है रिपोर्ट। वो उसकी एक कहते हैं आत्मनिर्भरता, उसका एक निष्ठा है काम को लेकर, जिम्मेदारी, कि वो बहुत अच्छे से काम करना चाहता है। ही इज अ डेडिकेटेड एम्प्लॉय जो अपने काम को बहुत अच्छे से समझता है। ये ट्रेड दिखाता है कि एक इंसान कितना ऑर्गेनाइज, रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन और गोल ओरिएंटेड है। हाई कॉन्शियसनेस, ये लोग रिलायबल, हार्डवर्किंग, मेटिकुलस होते हैं और हमेशा डेडलाइन मीट करने की कोशिश करते हैं। वो प्लानिंग और डिटेल पर ध्यान देने में अच्छे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पे क्या असर पड़ेगा भाई?
ये कंसिस्टेंटली के रोल्स में जॉब प्रेफरेंस का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर होता है। हाईली कॉन्शियस एम्प्लॉयज डिपेंडेबल होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं और अक्सर एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। लो कॉन्शियसनेस, भाई अगर सारे के सारे आलसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे तो क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आलसियों की बन जाएगी और मार्केट में बहुत पीछे रह जाएगी। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा वर्जन, इसको बोलते हैं मिलनसार। कितने आप मिलनसार हैं, आप कितना लोगों से घुलते मिलते हैं। यकीन मानिए अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर घुलन मिलन, अगर आपके अंदर ये कला है कि आप लोगों से अच्छे से बात कर लेते हैं, आप उनमें मिल जाते हैं, तो बहुत ही ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रेट है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, आप रोज कई एक चेंजेस देखते हो। कभी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आते हो, कुछ सालों बाद फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आते हो। अगर आप वहां पे मिलनसार आपका नेचर है तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो ये ट्रेट बताता है कि इंसान कितना आउटगोइंग, सोशलेबल और असर्टिव है। ऑर्गेनाइजेशन पर इसका असर क्या पड़ता है, ये लोग नेटवर्किंग, सेल्स, पब्लिक रिलेशन और लीडरशिप वाली रोल्स में थ्राइव करते हैं और जहां कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है वहां वो एक्सीलेंट मोटिवेटर्स और टीम बिल्डर्स के साथ आते हैं। भाई जो सेल्स में है ना, सेल्स में आपको एक्स्ट्रा वर्जन लोग ही चाहिए, जो लोगों से बात कर सके, जो लोगों की प्रॉब्लम समझ सके, जो लोगों का प्रॉब्लम को समझ कर उनके अकॉर्डिंगली उनको प्रोडक्ट डिलीवर कर सके। अगर आप बात ही नहीं करना चाहोगे लोगों से तो आप कैसे उनकी समस्याओं को दूर कर पाओगे, समझ रहे हैं। तो एक्स्ट्रा वर्जन वहां पर चाहिए, मिलनसार नेचर वहां चाहिए। फिर आता है हमारा एग्रीबलनेस। एग्रीबलनेस क्या होता है, सहयोग या सुलह पसंद लोग। सहयोग कैसा होता है, ये ट्रेड दिखाता है कि इंसान कितना फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, कंपैशनेट और एम्पैथेटिक है, दूसरों की फीलिंग को समझने वाला है। भाई इंसान जब तक दूसरे का दर्द नहीं समझता था तब तक वो किसी का हमदर्द नहीं बन सकता, समझ रहे हो। तो वही वाली बात है। तो आपने अगर सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है तो आप उसके लिए सॉल्यूशन कभी निकाल ही नहीं सकते। आप उसको अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखोगे तभी तो पता लगेगा। हम बहुत अक्सर बोलते हैं कि कस्टमर आके हमारे पर चिल्ला के चला जाता है, भाई कस्टमर की भी तो प्रॉब्लम समझो। अगर आपने कस्टमर की प्रॉपर्टी 50 साल से रख रखी है और उसकी रिलीज नहीं कर रहे हो, ऑल्दो उसने अपना लोन पूरा कर दिया है, पर आप उसकी प्रॉपर्टी वापस नहीं कर रहे, क्यों नहीं गुस्सा होगा भाई, वो गुस्सा होगा, उसका हक है गुस्सा होना। इम्पैक्ट ऑन ओबी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पर कैसा असर पड़ता है, जबकि कभी कभी चैलेंजिंग माना जाता है। लो एग्रीबलनेस का एक लेवल तो नेगोशिएशन, क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग या स्टेटस को का चैलेंज करने वाली रोल्स में फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बहुत कम एग्रीबलनेस टीम में बड़े झगड़े करवा सकता है। एक कम एग्रीबल लॉयर एग्रेसिव लिटिगेशन में बहुत इफेक्टिव हो सकता है, पर टीम कोलेबोरेशन में स्ट्रगल कर सकता है। एग्रीबलनेस क्या है, सुलह हर जगह नहीं होती है, हर जगह आप सुलह नहीं करवा सकते, कहीं कहीं सुलह हो सकती है, कहीं कहीं सुलह नहीं हो सकती है, तो वही वाली बात है। फिर है हमारा न्यूरोसिटिज्म, जिसको हम बोलते हैं भावुकता, इमोशनल स्टेबिलिटी। भाई कोई इंसान कितना इमोशनल स्टेबल है ये तो बात आपको पता है ना। लोग अक्सर क्या करते हैं, जब प्यार में होते हैं, गुस्से में होते हैं या फिर रो रहे होते हैं, उस टाइम पे वो उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं भावुकता में। आप जब ज्यादा ही प्यार में होते हो तो बोल देते हो मैं ताजमहल बना दूंगा तेरे लिए। अरे ताजमहल में खर्चा कितना लगा है यार, शाहजहां लुट गया था, तुम तो बहुत भिखारी हो, समझ गए। तो मुमताज ने ताजमहल नहीं देखा था, दुनिया देख रही है, ये भी याद रखना। जीते जी किसी की परवाह कर लो, मरने के बाद क्या ही कर लोगे। तो ताजमहल बनाना नहीं है तो उसके लिए झुमरी तल्ले भी ले जाओगे तो भी खुश है वो, ठीक, पर अच्छे से प्यार से ले जाना उसको। तो इमोशनल स्टेट में हम क्या फैसले लेते हैं, अक्सर गुस्से में लोग अपने सबसे चाहने वाले लोगों को भी गाली दे देते हैं, कितनी गलत चीज है। जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसको उल्टा बोल देते हो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो इमोशनल होके कभी भी काम नहीं करना चाहिए। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन पे क्या असर पड़ता है देखते हैं वो भी। जब हाई न्यूरोटिसिज्म से ज्यादा स्ट्रेस होता है, कम जॉब सेटिस्फेक्शन हो सकती है। जब बंदे पे ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है या बंदा ज्यादा गुस्सा होता है तब वो क्या करता है, उल्टे सीधे काम करने की ज्यादा टाइटनेस हो जाती है। अगर आप किसी को बोल दोगे ना कि शाम तक काम करके जाना है, तेरे को करके ही जाना पड़ेगा, तू आज करके जाएगा वरना जाएगा नहीं उठ के सीट से, भाई साहब उसी दिन वो सबसे ज्यादा गलती करेगा, यकीन मानो। क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक प्रेशर है और वो गुस्से में ही काम कर रहा है, चिढ़ मार के। पर आप किसी को ये बोलो ना, यार भाई बहुत थोड़ी नीड है यार आज, अगर तेरे पास हो सके तो प्लीज स्ट्रेस कर ले यार, मतलब मेरे लिए कर ले, वो थोड़ा रिक्वेस्ट मोड में अगर आपने उसे बोल दिया तो यकीन मानो वो आपकी बात सुनेगा और आपका काम कर देगा। देखो प्यार की भाषा हर कोई समझता है, मीठी बोली बोलने से तोता भी पिंजरे में आता है,
बस हम तो ये जानते हैं। सही बात है। ओवरऑल इम्पैक्ट एंड एग्जांपल्स। ओवरऑल इम्पैक्ट भाई, टीम डायनामिक्स में क्या असर पड़ता है? पर्सनालिटीज का एक डाइवर्स मिक्स क्रिएटिविटी बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक टीम जिसमें एक हाईली कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट मैनेजर हो, एक ओपन टू एक्सपीरियंस डिजाइनर हो, एक एक्स्ट्रावर्टेड मार्केटर हो और एक एग्रीबल कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हो, बहुत इफेक्टिव हो सकती है। और कोई अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर रहा है, लेकिन अगर वो एक लो एग्रीबल टीम मेंबर लगातार दूसरों को अंडरमीन कर रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। समझ में आ गई टीम डायनामिक्स। लीडरशिप स्टाइल, एक लीडर की पर्सनालिटी उसके मैनेजमेंट अप्रोच को बहुत प्रभावित करती है। एक एक्स्ट्रावर्टेड लीडर ज्यादा एंगेजिंग और मोटिवेटिंग हो सकता है, जबकि एक कॉन्शियसनेस लीडर बहुत ऑर्गेनाइज और डिटेल ओरिएंटेड हो सकता है। एक एम्पैथेटिक और एग्रीबल लीडर एक पॉजिटिव वर्क कल्चर बना सकता है। देखो, हर किसी की अपनी क्वालिटी है। लीडरशिप कोई ऐसी सोचा समझी एक स्किल्स नहीं है कि वो अच्छा लीडर है और वो अच्छा लीडर नहीं है। देखो, जो आपके टीम की भावनाएं समझ रहा है वो भी अच्छा लीडर है, जो प्रॉफिट करके दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन वो भी एक अच्छा लीडर है। बट आपको अपने आप को ढालना पड़ता है सिचुएशन में। आप हमेशा सबसे प्यार से बात करते रहोगे तो भी गड़बड़ है, लोग आपको पागल समझने लग जाएंगे। और अगर आप हमेशा गुस्से से बात करते रहोगे तो भी बहुत गड़बड़ है, लोग आपसे दूर भागने लग जाएंगे, डर हो जाएगा उनके मन में। तो वो चीज है। अब हम पढ़ते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। एम्प्लॉयज को उन रोल्स में रखना जो उनकी पर्सनालिटी ट्रेट से मैच करती हैं। सिंपल सी बात है, राम से राम वाला काम लो और श्याम से श्याम वाला काम लो। समझ में आ गई? राम जो है वो आईटी में एक्सपर्ट है तो उसे आईटी वाला काम लो। श्याम जो है वो कार बनाने में ज्यादा एक्सपर्ट है तो उसे फैक्ट्रीज में रखो। क्यों जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? ग्रेग चैपल याद है? इरफान पठान अच्छा खासा बॉलर था, पर जबरदस्ती उससे बैटिंग करा करा के ना वो बॉलर ही रह गया ना वो बैट्समैन ही रह गया। इरफान पठान का करियर खराब करने वाला ग्रेग चैपल है, जबरदस्ती। तो उसने क्या करा? बंदे की फॉर्म खराब कर दी। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। पर्सनैलिटी रिस्क टॉलरेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल्स को प्रभावित करती है। एक ओपन टू एक्सपीरियंस इंसान कैलकुलेटेड रिस्क लेने को ज्यादा तैयार हो सकता है, जबकि एक कॉन्शियसनेस पर्सन ज्यादा स्ट्रक्चर एनालिटिक अप्रोच पसंद कर सकता है। ऑर्गेनाइज कल्चर। वर्क फोर्स की एक कलेक्टिव पर्सनैलिटीज एक कंपनी की कल्चर को शेप करती है। एक कंपनी जिसमें ज्यादा हाई ओपननेस और एग्रीबल इंडिविजुअल्स हों, वहां बहुत कोलेबरेटिव और इनोवेटिव कल्चर हो सकता है, जबकि एक जहां जहां पर ज्यादा कॉन्शियसनेस और कम एग्रीबल इंडिविजुअल्स हों, वहां हायरार्कियल और प्रोसेस ड्रिवन कल्चर ज्यादा हो सकती है। तो समरी पढ़ लेते हैं। इन समरी, पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर नॉट जस्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, दे आर पावरफुल ड्राइवर्स इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। बस इतना ही पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन 3 डिस्कस कर रहे हैं। डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, हाउ इट कैन बी अप्लाइड इन ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट। बिहेवियर मॉडिफिकेशन का सीधा मतलब होता है खास व्यवहार को बदलने का एक सिस्टमेटिक तरीका। ये इस सोच पर बेस्ड है कि हमारे एक्शंस पर इस बात का बहुत असर होता है कि हम कुछ करने से पहले क्या होता है, एंटीसीडेंट जिसे बोलते हैं, और उसके बाद क्या होता है जिसे हम कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का यूज करके एम्प्लॉयज को अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। द प्रोसेस बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जनरली दीज आर द स्टेप्स। टारगेट बिहेवियर को पहचानना। पहला, टारगेट बिहेवियर को पहचानना सबसे पहले और सबसे जरूरी काम है। खास व्यवहार को क्लियरली आइडेंटिफाई करना जिसे आप बदलना या बदलवाना चाहते हो। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अ मैनेजर नोटिसेस दैट एम्प्लॉयज फ्रीक्वेंटली अराइव लेट टू मॉर्निंग मीटिंग्स, द टारगेट बिहेवियर इज टाइमली अराइवल और मॉर्निंग मीटिंग्स। हमें पहले उसे टाइम पे लेके आना है। फिर दूसरा क्या है? मेजर द बेस लाइन, बेस लाइन को मापना। कुछ भी बदलने की कोशिश करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि टारगेट बिहेवियर आपकी कितनी बार हो रहा है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर अ वीक द मैनेजर ट्रैक्स हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर लेट टू द मॉर्निंग मीटिंग एंड बाय हाउ मच टाइम
दे फाइंड दैट एवरेज 5 out of 10 एम्प्लॉयज आर 10 minutes लेट डेली। तो हमें पता लग गया भाई कि ज्यादातर लोग 10 मिनट की देरी से आते हैं, तो हम उसी हिसाब से टारगेट करेंगे ना लोगों को कि भाई आप 10 मिनट पहले आओ या कुछ भी इस तरीके की उसके बात बताएंगे। एंटीसीडेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस का एनालिसिस करना। ठीक है जी। इस स्टेप में ये समझना होता है कि व्यवहार को क्यों हो रहा है, व्यवहार होने से पहले क्या होता है जो उसे ट्रिगर करता है, जैसे क्लियर इंस्ट्रक्शन की कमी, अनक्लियर एक्सपेक्टेशन। और कॉन्सिक्वेंसेस, व्यवहार होने के बाद क्या होता है, क्या कोई रिवॉर्ड है जो व्यवहार को चलने दे रहा है, या कोई पनिशमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है कि जो रोक सके, है ना। अब भाई कोई क्यों लेट आ रहा है, यानी कि उसी पे एक्शन नहीं हो रहा है इसलिए तो लेट आ रहे हैं लोग। और अगर कोई क्यों आ रहा है, क्योंकि कोई कुछ कह नहीं रहा, और रिवॉर्ड है, भाई अगर कोई टाइम से आ रहा है तो उसको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, उसको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, टाइम से आने वाले को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। टाइम से जाने दिया जा रहा है, उसको भी लेट रोका जा रहा है, और जो लेट आ रहा है उसे भी लेट रोका जा रहा है। तो इसीलिए लोगों ने आदत बना ली कि हमें लेट ही आना है ऑफिस में। क्वेश्चन 4 है हमारा, सॉरी पॉइंट 4 है, इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी बताना, टेक्निक चुनना। अब टेक्निक चुनने के लिए क्या है, आपने एनालिसिस के बेस पर आप डिसाइड करना होता है कि डिजायर्ड बिहेवियर को स्ट्रांग बनाने और अनडिजायरेबल वन को कम करने के लिए क्या टेक्निक यूज करनी है। एक तो होती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें डिजायर्ड बिहेवियर को बदलने के लिए डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस देने के, ताकि उसे होने की संभावना बढ़ जाए, जैसे तारीफ, बोनस, प्रमोशन, इस तरीके से। भाई जो टाइम पे लोग आ रहे हैं उनको आप थोड़ी ज्यादा सैलरी हाइक दो, तभी तो लोग अदर वाले भी पॉजिटिव इंपैक्ट होंगे ना उनपे, कि हम भी टाइम पे आएंगे तो शायद हमें भी मिल जाएगा। या अच्छा काम करने वाले को आपने रिवॉर्ड ही कर दिया, उसको कोई सर्टिफिकेट दिया या उसकी अप्रेज की, तभी तो फायदा होगा। और नेगेटिव वाले की थोड़ी बुराई करो। अगर आपको पता लग रहा है भाई कोई उल्टे सीधे काम कर रहा है अपने ऑफिस में, कोई स्कैम चला रहा है, कोई चोरी कर रहा है, तुरंत टर्मिनेट करो उस बंदे को, तभी काम बनेगा। ताकि वो लोगों के लिए और एग्जाम्पल सेट होगा कि भाई यहाँ पे जीरो टॉलरेंस है फ्रॉड को लेकर। और तीसरा है अपना एक्सटिंक्शन, अनडिजायरेबल बिहेवियर के लिए कोई रिइंफोर्समेंट ना देना ताकि वो रुक जाए, जैसे रोते हुए बच्चे को इग्नोर करना ताकि वो अटेंशन के लिए रोना बंद कर दे। शेपिंग, छोटे छोटे स्टेप्स को रिवॉर्ड करना जो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स डिजायर्ड बिहेवियर तक पहुंचते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मैनेजर डिसाइड करता है कि जो एम्प्लॉयज टाइम पर आएंगे उनकी तारीफ करेगा और मीटिंग ठीक टाइम पर शुरू करेगा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स तुरंत शेयर करेगा। वो एक छोटा इंसेंटिव भी दे सकता है, जैसे उस हफ्ते परफेक्ट अटेंडेंस के लिए फ्राइडे को 10 मिनट पहले जाने का मौका। सही बात है ना। अब बंदे को, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ उल्टा है, लेट आने वाली की ज्यादा तारीफ है कि क्यों लेट रुकता है भाई, वो तो 8:30 बजे रुकता है। अरे बस सर वो टाइम पूरा कर रहा है, 9 घंटे पूरे करने हैं। वो 11 बजे आएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक 8:30 बजे तक रुकेगा। जो 10 बजे आया टाइम से, उसके लिए आपने बोले 7:30 बजे निकल जाता है। भाई 7:30 बजे तो निकलेगा ना, बंदा टाइम पे आया है। तो गड़बड़ हो रही है ना, ये दुनिया में पैटर्न गलत चल रहा है बहुत ज्यादा। ऐसी जगह पे काम छोड़ने का मन करेगा ही सबका। फिर है एंटीसिडेंट, मैनेजर मीटिंग से 30 मिनट पहले एक क्लियर मीटिंग एजेंडा भेजना शुरू कर दे, जिसमें 5-10 मिनट पहले डिस्कस होने वाले क्रूशियल टॉपिक्स हाईलाइट करता है। ठीक है। इंटरवेंशन का इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट द इंटरवेंशन, लगातार व्यवहार को ट्रैक करना ताकि ये देखा जा सके कि आपका इंटरवेंशन काम कर रहा है या नहीं। नए डाटा को अपने बेसलाइन से कंपेयर करते रहना। मैनेजर अगले कुछ हफ्तों तक मीटिंग अटेंडेंस ट्रैक करता रहता है। वो देखता है कि देर से आने वाले एम्प्लॉयज की संख्या सिग्निफिकेंटली कम हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बोलने का क्या फर्क पड़ रहा है। मॉनिटर एंड एवोल्यूट प्रोग्रेस, सातवां जरूरत के अनुसार एडजस्ट करना। अगर व्यवहार बदल गया है तो आपको डिसाइड करना होगा कि उसे कैसे मेंटेन किया जाए। अगर नहीं बदला तो आपको वापस जाकर अपनी स्ट्रेटेजी को रिफाइन करना होगा। सिंपल सी बात है। पंक्चुअलिटी में सुधार नहीं हो रहा, मैंने व्यवहार को मेंटेन करने के लिए तारीफ और ओकेजनल इंसेंटिव जारी रख सकता है। अगर काम नहीं करता है तो वो लगातार देर से आने के लिए ज्यादा डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस पर विचार कर सकता है, जैसे कि एक फॉर्मल वार्निंग।
ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्ट में बिहेवियर मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल कैसे होता है? पहले तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। एक कंपनी डेली सेल्स कॉल्स बढ़ाना चाहती है, मैनेजर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज कर सकता है, जैसे सेल्स रेप्स को बोनस या पब्लिक रिकॉग्निशन देना जो अपने डेली कॉल टारगेट्स को एक्सीड्स कर सकते हैं। सही बात है। एक कॉल सेंटर उन एजेंट्स को एक छोटा मॉनेटरी रिवॉर्ड देता है जो एक खास कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर मेंटेन करते हैं और पर आवर एक स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ कॉल हैंडल करते हैं। एब्सेंटेज और लेटनेस काम करना, जैसे हमारे पहले एग्जाम्पल में था, ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट अटेंडेंस या पंक्चुअलिटी को रिवॉर्ड कर सकते हैं। एक एम्प्लॉय जिसके पास एक क्वार्टर के लिए परफेक्ट अटेंडेंस है, उसे एक एक्स्ट्रा छुट्टी या गिफ्ट वाउचर मिलता है। तो ये देखो अच्छी है ना, फिर लोग टाइम पे आना स्टार्ट कर देंगे ना। फिर है सेफ्टी कंप्लायंस बढ़ाना। फैक्ट्रीज या कंस्ट्रक्शन साइट्स में सेफ बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपनीज एम्प्लॉयज को सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए रिवॉर्ड कर सकती है। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के एक सिस्टम लागू करता है जिसमें टीम के पास 1 महीने से ज्यादा जीरो सेफ्टी इंसिडेंट्स होते हैं, उन्हें एक सेलिब्रिटी लंच का या सेफ्टी बोनस मिलता है। अनसेफ बिहेवियर्स अगर देखे जाते हैं तो तुरंत करेक्टिव फीडबैक और पोटेंशियल रिट्रेनिंग दी जा सकती है। सही बात है। फिर है अपना, इसके बाद अपना फोस्टरिंग टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। इफेक्टिव टीम वर्क में योगदान देने वाले बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करना। ठीक है, ज्यादा आप पढ़ लोगे, थोड़ा थोड़ा मैं थोड़ा बता देता हूँ। मैनेजर उन टीम की पब्लिक तारीफ करते हैं जो इंटर डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स और सफलतापूर्वक कोलैबोरेशन करते हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू में कोलैबोरेशन पर एक सिलेक्शन शामिल होता है जो जहां पर पॉजिटिव बिहेवियर्स को रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड किया जा सकता है। फिर अपना ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट। ट्रेनिंग में अक्सर शेपिंग का यूज होता है। जैसे जैसे एम्प्लॉय नए स्किल सीखते हैं, उन्हें डिजायर्ड बिहेवियर का अप्रोक्सीमेशन के लिए रिवॉर्ड मिल किया जा सकता है जब तक वो उसमें मास्टर ना हो जाए। ओबी मोड के लिए इंपॉर्टेंट बातें क्या हो सकती हैं? पहला है एथिक्स। बिहेवियर मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल एथिकल तरीके से करना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पर फोकस करना चाहिए और मैनिपुलेटिव या ज्यादा पिनिएटिव अप्रोचेस से बचना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो एक इंसान को मोटिवेट करता है वो दूसरे को नहीं कर सकता, ये हमें समझना पड़ेगा। इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक, कुछ लोग होते हैं जो इंटरनल, जिनके इंटरनली ये चीज रहती है कि भाई मैं कोई काम करना है, और कुछ लोगों को रिवॉर्ड सिस्टम चाहिए होते हैं। तो आपने दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी, सक्सेस की कुंजी चुनी हुई टेक्निक्स को कंसिस्टेंटली लागू करना ही होता है। क्लियर कम्युनिकेशन, भाई कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में कि उन्हें क्या कहाँ गलत है ऑर्गेनाइजेशन और क्या सही है, ताकि वो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझे। अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन 4। ब्रीफली डिस्कस सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, गिव एग्जांपल्स। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ना है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है ये पढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक नेचुरल और अनअवॉइडेबल हिस्सा है। ये तब होता है जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज का आइडियाज, गोल, वैल्यू और इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं और ये डिफरेंसेस कर तरीके टकराते हैं। अक्सर हम कॉन्फ्लिक्ट को नेगेटिव मानते हैं, पर अगर इसे ठीक से मैनेज किया जाए तो इसके ऑर्गेनाइजेशन पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के असर हो सकते हैं। सोर्स क्या है भाई कॉन्फ्लिक्ट के? पहला है पुअर कम्युनिकेशन, खराब कम्युनिकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एक मैनेजर एक टीम के मेंबर को प्रोजेक्ट स्पीड की प्रायोरिटी देने को कहता है और दूसरे टीम मेंबर को क्वालिटी की प्रायोरिटी कहता है। तो भाई क्या है? कम्युनिकेशन। एक को तो तुमने बोला जल्दी करना है, एक को बोला क्वालिटी से करना है। अब दोनों के बीच में झगड़े तो हो जाएंगे ना, बस वही बात है। डिफरिंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव, अलग अलग लोग गोल या लक्ष्य। आपने किसी को बोला भाई कि 70% हमें ग्रोथ चाहिए फाइनेंशियल ईयर में, एक को बोल दिया 50%, एक को बोल दिया 30%। अब हर बंदे को अलग टारगेट पता है तो उसी हिसाब से काम करेगा ना, तो गोल एकदम सेट होने चाहिए। फिर है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे, इक्विपमेंट, ऑफिस स्पेस या स्किल्ड स्टाफ जैसे रिसोर्सेस अक्सर लिमिटेड होते हैं।
जबकि टीम्स या इंडिविजुअल को एक लिमिटेड रिसोर्सेज से ज़्यादा ज़रूरत होती है। कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट लाजमी है। ठीक बात है, अगर आप किसी को सोर्सेज नहीं दे रहे हो, लिमिटेड रिसोर्स दे रहे हो, तो आप उनसे उम्मीद ये नहीं कर सकते कि अच्छा काम करके दे देंगे आपको। पर्सनैलिटी क्लैशेस, पर्सनैलिटी की टकरार। कभी कभी लोगों की पर्सनैलिटीज, वर्क स्टाइल या वैल्यूज बेस मैच नहीं करते। ये स्पेसिफिक टास्क के बारे में नहीं होता, बल्कि इंडिविजुअल्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसके बारे में होता है। सही बात है, कभी कभी हम देखते हैं कुछ बंदों की राशियां नहीं मिलती है, ये कहते हैं ना राशि नहीं मिल रही है, वो भी सही है वो भी सही है, पर दोनों के व्यूज अलग हैं और उसी की वजह से झगड़ रहे हैं आपस में। कुछ वो उसको बोल रहा है तू गलत है, तू गलत है, तू सही है, तू सही है, मेरा आइडिया सही है, मेरा आइडिया सही है, वो वाला हिसाब रहता है। अनक्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई आपने क्लियर रोल देने, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है ताकि लोगों के बीच में झगड़े ना हो। जो काम जिसको दिया है, राम का काम राम करे, श्याम का काम श्याम करे, तो अपने आप ही झगड़े आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक छोटे स्टार्टअप में मार्केटिंग मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर दोनों मानते हैं कि वो एक नया ऐप के यूजर एक्सपीरियंस को डिजाइन करने के चार्ज में है। इन एम्बिगिटी से कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन और इस बात पर आर्ग्यूमेंट होते हैं कि फाइनल से किसका होगा। भाई इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भरता। जब लोग या टीम्स अपना काम पूरा करने के लिए एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट की संभावना ज्यादा होती है। देखा होगा अक्सर वो बोलता है कि भाई मुझे कैट से साइन ऑफ नहीं मिला, मुझे उस टीम से साइन ऑफ नहीं मिला, जब तक वो साइन ऑफ नहीं देगा मैं आगे काम नहीं करूंगा। इंटरडिपेंडेंस, तो हर बंदे को एक सिंक में काम करना होता है ताकि काम स्मूथली चले। चेंज या बदलाव, ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी कोई बड़े बदलाव, नया मैनेजमेंट, नई टेक्नोलॉजी, रिस्ट्रक्चरिंग पे भी क्या होता है, बदलाव आ जाते हैं। कभी कभी जब सिस्टम बदलते हैं ना, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो शुरुआत में बड़ी दिक्कत आती है। आपको याद होगा जब नीचे डीटीसी की नई नई बसें लगी थी ना दिल्ली में, ये हरी वाली जो बसें आई थी मार्को पोलो की, तो लोगों ने कहा था हमें उल्टियां आती है, इस बस में दम घुटता है, हमें उल्टियां आने लगी, हमें दम घुटने लगा, इससे बढ़िया तो डब्बे वाली बसें बहुत अच्छी थी, पुरानी डीजल बसें जिसमें हवा आती थी। तो समझ रहे हो, एसी वाली बसेस को नया नया अपनाने में लोगों को टाइम लगा। अब धीरे धीरे आज वो पुरानी बसेस दिखती ही नहीं है हमें ओपन वाली, आज सारी बसें एसी चलती है मोस्टली दिल्ली में। अब ऑर्गेनाइजेशन पर कॉन्फ्लिक्ट का क्या असर पड़ता है वो भी देख लेते हैं। भाई पहली बात तो डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, कम उत्पाद होता है। आप लड़ते झगड़ते रह जाओगे तो प्रोडक्शन कहाँ होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसके बारे में थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेना अपने आप ही। फिर है अपना लोवर्ड मॉरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, कम मॉरल और जॉब सेटिस्फेक्शन भी बहुत कम रहता है। अगर आप झगड़ने में ही अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहोगे तो फिर बंदे का मॉरल तो डाउन होगा ही ना। दिन भर कोई काय कुनेट नहीं करना चाहता यार, सब बंदे आके अपना काम करना चाहते हैं। इंक्रीज एब्सटेंस एंड टर्नओवर, लोगों के एब्सटेंस ज्यादा देखोगे आप, लोग ज्यादातर एबसेंट दिखेंगे आपको, और टर्नओवर रेट ज्यादा बढ़ जाएगा, लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम रुकेंगे। डैमेज रिलेशनशिप, बिगड़ेंगे रिश्ते। बहुत बार क्या होता है, हम ना किसी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, अगर आप किसी एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में काम कर रहे हो, तो गिने चुने ही बैंक है इंडिया में, ठीक है। आप जिनके साथ काम कर रहे हो सकता है कल को आपको उनका इंटरेक्शन ही हो आपको अगले बैंक में, तो इसलिए रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। अगर आप रिश्ते खराब कर रहे हो, आपने यहाँ पे अपने मैनेजर से लड़के गए, आप फिर चले गए मान लीजिए एचडीएफसी बैंक से आईसीआईसीआई बैंक, और कल 2 महीने बाद पता लगा आपके जिस मैनेजर से लड़के गए थे वही मैनेजर आपके यहाँ फिर पोस्ट आ गया सीनियर पोजीशन पे, तब क्या हो गया, वहां तो आपने झगड़ लिया, अब यहाँ पर फिर आप आईसीआईसीआई बैंक भी छोड़ दोगे क्या। ऐसे जॉब नहीं चेंज करते रहने चाहिए। इसलिए अगर कोई झगड़ा हुआ है तो जाके कन्फ्रंट कीजिए, अपनी बात समझिए, उसकी बात समझिए, और रिलेशनशिप को मत बिगाड़िए अपनी। डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम कोर गोल, मूल लक्ष्य से ध्यान भटकना। भाई अगर आप झगड़ों में ही लगे रह जाओगे तो आपका अपना मेन उद्देश्य, अपना मेन लक्ष्य आप भूल जाओगे। ठीक है, आपने मान लो 70% सेल्स जनरेट करनी है एक प्रोडक्ट से, और अगर आप दिन भर झगड़ते रहेंगे उसके डिजाइन और उसकी R&D के ऊपर ही, तो वो सेल्स ग्रोथ कहाँ हो पाएगी, फिर वो डेड मीट ही नहीं हो पाएगा वो आपका। अब हम पढ़ते हैं सरप्राइजिंगली सम कॉन्फ्लिक्ट इन मैरिज। देखिए पॉजिटिव इफेक्ट फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट पढ़ते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं। देखो भाई पहली बात तो इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, जब आपकी कॉन्फ्लिक्ट होती है ना तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं, उसका आइडिया उसके आइडिया, उससे आप क्या करते हो, डिसीजन अच्छा बना पाते हो। ठीक है,
फिर है इंक्रीज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। भाई जब आपके पास बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, लोग आपस में आइडियाज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है इस विजेट के रंग बदल दो, कोई बोल रहा है ऐप में ये चीज डाल दो, इधर से ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा आ जाते हैं। बेटर स्ट्रेटेजी एंड कम्युनिकेशन। बहुत बार क्या होता है, हम देखते हैं झगड़ने के बाद ना बंदे की स्टार्टअप हो जाती है, ब्रेक होती है आइस। आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम समझते हो, जब आप झगड़ते हो तब वो बताता है कि भाई मेरे साथ क्या चैलेंजेस है। आपको तो अपना दर्द समझ में आ रहा था, आपने बोला भाई कैड जो है डॉक्यूमेंट नहीं बना के दे रहा है, मेरी सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है। फिर आप जब कैड से बहस करते हो तो कैड वाला आपको समझाता है कि भाई उसका क्या दर्द है, वो फिर आपको बताता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट भी तो पूरे करके लाया करो, आप तो कस्टमर से साइन करवा के लाते नहीं हो, मैं तो कमियां निकालूंगा ना, आप बैठो मेरे साथ समझो एक बार कि आपके साथ दिक्कत क्या है। फिर वो दिक्कत समझाता है आपको। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जैसे मैंने पूरा बताया कि प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफिकेशन होता है कि प्रॉब्लम है क्या। अगर प्रॉब्लम समझ में आ गई तो तभी तो उसका सोल्यूशन होगा, अगर प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रही तो सोल्यूशन कैसे होगा। फिर है स्ट्रॉन्ग रिलेशन पोस्ट रेजोल्यूशन। और एक बार क्या होता है, दो झगड़े हुए दोस्त जिन्हें दो एक डिफरेंट आइडिया हुए थे, जिनके झगड़े हुए थे आपस में, जब वो रिलेशन हो जाता है उस चीज का, जब झगड़ा सुलझ जाता है, तो उसके बाद हमने बहुत बार देखा है कि वही दो लोग जो झगड़ रहे थे उनके बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के आइडियाज को अप्रिशिएट करते हैं। उन्हें पता है कि भाई कहते हैं दोनों एक दिग्गज है अपने अपनी जगह के, वो उसकी व्यू को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, वो उसकी व्यू को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इन कंक्लूजन, कॉन्फ्लिक्ट एक दो धारी तलवार है, जबकि ये विनाशकारी हो सकता है अगर इसके इग्नोर किया जाए, और ये पॉजिटिव चेंज और ग्रोथ के लिए भी पावरफुल कैटलिस्ट हो सकता है अगर इसे कंस्ट्रक्टिव वे में लिया जाए तो। ठीक है, ये हमने 4 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लिए हैं दिसंबर 2023 के। ओके, टाटा बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, आपका दोस्त इसी तरीके से वीडियो बनाता रहे, इसके लिए मेरे को बहुत ज़रूरी है आप लोगों का सपोर्ट। ठीक है, चलिए बाय।